Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah being here. We are studying Arbitration Act 1940. चैप्टर 3 है हमारा, ये 7th लेक्चर है. आर्बिट्रेशन क्या होता है और आर्बिट्रेटर जो डिसीजन अनाउंस करते हैं उसे क्या कहते हैं, ये थोड़ा हम देख लेते हैं. जब भी कुछ लोगों के दरमियान, कुछ पार्टीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उस डिस्प्यूट को जब हम आउट ऑफ कोर्ट उसकी सेटलमेंट करते हैं, रिजॉल्व किया जाता है उस इशू को, तो उसको हम आर्बिट्रेशन कहते हैं. लेकिन आर्बिट्रेशन के पीछे जो जरूरी चीज है वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का होना है, और वो एग्रीमेंट हमेशा इन रिटर्न होगा. उस एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन तय कर दी जाती हैं. अगर ना भी की हो तो जो आर्बिट्रेशन एक्ट का शेड्यूल 1 है उसके अंदर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की जो टर्म्स मेंशन है, इम्प्लाइडली वो उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का पार्ट समझी जाएंगी. तो जो आर्बिट्रेटर्स डिसीजन अनाउंस करते हैं उसको हम अवार्ड कहते हैं. अवार्ड को फिर रूल ऑफ द कोर्ट बनाया जाता है, और उसके लिए अवार्ड जो है कोर्ट में फाइल किया जाता है. कोर्ट उस पर जजमेंट देती है, और दैट जजमेंट इज फॉलोड बाय डिक्री. और वो डिक्री जो है वो अपीलेबल नहीं होती, क्योंकि ये कंसेंट ऑफ द पार्टीज के साथ ये रिजॉल्व होता है मैटर. तो इसलिए जो डिस्प्यूट पार्टीज की कंसेंट के साथ आर्बिट्रेशन में भेजा जाता है, फिर उस पर अपील नहीं होती. तो हमने सेक्शन 20 से ऑनवर्ड 25 तक पढ़ना है. इसमें सेक्शन 20 है एप्लीकेशन टू फाइल इन कोर्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. Where any persons have entered into an arbitration agreement before the institution of any suit with respect to subject matter of the agreement or any part of it, or where a difference has arisen to which the agreement applies, they or any of them, instead of proceeding under Chapter 2, may apply to a court having jurisdiction in the matter to which the agreement relates, that the agreement to be filed in the court. पहले तो हम पढ़ते आए हैं कि अवार्ड कोर्ट में फाइल किया जाएगा. यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट कोर्ट में कैसे फाइल होगा. Where any persons have entered into an arbitration agreement before the institution of any suit with respect to the subject matter of agreement, जो उस एग्रीमेंट के दरमियान उनका मामला है जिसपे उनका डिफरेंस है, उसके रिलेटेड उन्होंने अगर कोर्ट के अंदर सूट फाइल नहीं किया, उससे पहले वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपस में कर लेते हैं, या एनी पार्ट ऑफ इट और वेयर डिफरेंस हैज अराइजन टू व्हिच द एग्रीमेंट अप्लाइज, उसके किसी एक पार्ट पे या एग्रीमेंट जो उन्होंने किया है एज इटसेल्फ, उस पे कोई उनके दरमियान डिफरेंस अराइज हो जाता है, तो उनमें से कोई या वो सारे मिल के कोर्ट के अंदर चैप्टर 2 जो हमने पीछे पढ़ा है, इससे सेक्शन 3 से ऑनवर्ड 19 तक, उसकी प्रोसीडिंग अभी नहीं हुई, तो वो क्या करेंगे, उनमें से कोई बंदा भी या वो सारे मिल के जाके कोर्ट के अंदर अप्लाई करेंगे. और किस कोर्ट के अंदर अप्लाई करेंगे? जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है उस सूट के हवाले से, टेरिटोरियल एंड पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के एग्रीमेंट जो है वो कोर्ट के अंदर फाइल किया जाए. कोर्ट उस पे क्या करेगी? द एप्लीकेशन शैल, अच्छा वो एप्लीकेशन का तरीकाकार क्या होगा? सब सेक्शन 2 है सेक्शन 20 का. एप्लीकेशन शैल बी इन राइटिंग and shall be numbered and registered as a suit between one or more of the parties interested or claiming to be interested as plaintiff or plaintiffs, and the remainder as defendant or defendants, if the application has been presented by all the parties, or if otherwise between the applicant as plaintiff and other parties as defendant. उस एप्लीकेशन क्या होगी? एप्लीकेशन रिटर्न में होगी, और उसको बकायदा ऐसे ही नंबर लगेगा, ऐसे ही रजिस्टर्ड होगी जैसे एक सूट कोर्ट के अंदर फाइल होता है. Between one or more of the parties interested or claiming to be interested as plaintiff or plaintiffs and remainder, वो जो पार्टी हैं उसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की, उनमें से वो खुद पार्टीज या उनके इंटरेस्टेड पर्सन से मुराद लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके, वो, और जो बच जाते हैं जो उस एप्लीकेशन नहीं दे रहे, उनको हम एज ए डिफेंडेंट ट्रीट करेंगे. और इसका सब सेक्शन 3 है ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड द कोर्ट शैल, जब ये एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी, सारे मिलके कर देते हैं या अदरवाइज कुछ कर देते हैं, जो करते हैं उनको प्लेंटिफ, और जो नहीं एप्लीकेशन का पार्ट उनको हम डिफेंडेंट
कोर्ट ट्रीट करती है, उसको बाकायदा नंबर लगता है एप्लीकेशन को, जैसे एक सूट को नंबर लगता है। तो उसके बाद कोर्ट उस पर क्या करती है, सबसेक्शन 3 में, ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड कोर्ट शैल डायरेक्ट नोटिस देयरऑफ टू बी गिवन टू ऑल पार्टीज टू द एग्रीमेंट अदर देन द एप्लीकेंट्स। कोर्ट कहती है कि तमाम एग्रीमेंट की जो पार्टी हैं, जो बंदा एप्लीकेशन दे रहा है उसके अलावा सबको नोटिस दे, requiring them to show cause within the time specified in the notice why the agreement should not be filed। कोर्ट क्या कहती है कि आप अपनी काजेज शो करें कि क्यों ये जो वो टाइम पीरियड जो नोटिस के अंदर मेंशन है उसके अंदर अंदर कि क्यों ये एग्रीमेंट कोर्ट के अंदर फाइल ना किया जाए। सबसेक्शन 4 है वेयर नो सफिशिएंट कॉज इज शोन, जब दूसरी पार्टीज या डिफेंडेंट जो हैं वो उस पर कोई ऐसी कॉज शो नहीं करते सफिशिएंट, तो कोर्ट क्या करती है, द कोर्ट शैल ऑर्डर द एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड, कि एग्रीमेंट कोर्ट के अंदर फाइल किया जाए, एंड शैल मेक एन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस टू द आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय द पार्टीज। और कोर्ट उस पे ऑर्डर देती है कि ये जो मैटर है, जो डिस्प्यूट है, ये रेफरेंस जो है आर्बिट्रेटर के सामने जाएगा, जो कि पार्टीज अपॉइंट करेंगी, वेदर इन द एग्रीमेंट और अदरवाइज, जो कि उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर आपस में डिसाइड किया हुआ है। और वेयर द पार्टीज कैन नॉट एग्री अपॉन एन आर्बिट्रेटर, अगर पार्टीज आर्बिट्रेटर पे की अपॉइंटमेंट पे आपस में एग्री नहीं होती, तो देन क्या होगा, एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, तो फिर जो आर्बिट्रेटर कोर्ट मुकर्रर करेगी उसके सामने रेफरेंस जाएगा। वेरी सिंपल है। पहले अवार्ड का हमने देखा था कि अवार्ड जब आर्बिट्रेटर सुनाएंगे उसके बाद वो कोर्ट के अंदर फाइल होगा, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि अवार्ड से पहले पार्टीज ने आपस में कोई एग्रीमेंट किया है, लेकिन उनके दरमियान कहीं डिफरेंस अराइज हो गया, उनमें से सारे या कोई एक जाके कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देता है कि जो एग्रीमेंट हमने आपस में किया ये कोर्ट के अंदर फाइल किया जाए, और उस एग्रीमेंट पे फाइल करने का तरीकाकार क्या है, बाकायदा एप्लीकेशन दी जाती है, उस एप्लीकेशन को नंबर लगता है, ऐसे ही जैसे एक सिविल सूट में नंबर लगता है, और उस पे कोर्ट पार्टीज को नोटिस करती है, टाइम देती है कि इस टाइम के अंदर अंदर आप अपनी सफिशिएंट काज दें कि ये क्यों एग्रीमेंट कोर्ट के अंदर फाइल ना हो। अगर वो नहीं दे पाते तो देन कोर्ट उसमें ऑर्डर करती है कि ये मैटर अब आर्बिट्रेटर्स के सामने जाएगा, उन आर्बिट्रेटर्स के सामने जो पार्टीज अपॉइंट करेंगी अपनी कंसेंट से। अगर वो नहीं कर पाती तो देन कोर्ट जो आर्बिट्रेटर मुकर्रर करेगी उसके सामने मैटर जाएगा। ये था हमारा सेक्शन 20। एंड इसका लास्ट सबसेक्शन 5 है, thereafter the arbitration shall proceed in accordance with and shall be governed by the other provisions of this act so far as they can be made applicable। जब ये सेक्शन 20 का प्रोसीजर हो जाएगा, कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि ये मैटर अब रेफरेंस की सूरत में आर्बिट्रेटर के सामने जाना चाहिए, तो फिर बाकी जो इस एक्ट की प्रोविजंस हैं वो इस पे लागू होंगी, उसके मुताबिक प्रोसीड होगा। चैप्टर 4 है सेक्शन 21, पार्टीज टू सूट में अप्लाई फॉर ऑर्डर और रेफरेंस। पहले हमने ये देखा था कि मैटर अभी कोर्ट के अंदर नहीं है, सूट फाइल नहीं हुआ, उससे पहले पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है और वो थ्रू आर्बिट्रेटर के सामने मैटर जाता है, रेफरेंस, और फिर उस पर अवार्ड होता है, अवार्ड कोर्ट में आता है और सो ऑन। लेकिन अब यहाँ क्या है कि अगर एक मैटर सूट कोर्ट के अंदर चल रहा है, उस पर क्या तरीकाकार होता है, वेयर इन एनी सूट ऑल द पार्टीज इंटरेस्टेड agree that any matter in difference between them in the suit shall be referred to arbitration। कोर्ट के अंदर एक फैसला चुका है कि उसके अंदर जो पार्टी इंटरेस्टेड है कि जो उनके दरमियान डिफरेंस है उस सूट में, वो क्या किया जाए, आर्बिट्रेशन के लिए रेफर किया जाए। दैट दे मे एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड अप्लाई इन राइटिंग टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर और रेफरेंस, कि वो अभी जजमेंट अनाउंस नहीं हुई, जजमेंट अनाउंस होने से पहले पहले जो पार्टीज उस सूट में इंटरेस्टेड हैं वो एप्लीकेशन देंगी कोर्ट के सामने कि उनके दरमियान जो डिफरेंस है, जो डिस्प्यूट है बिटवीन द पार्टीज, वो कोर्ट जो है आर्बिट्रेटर्स को रेफर करे। ये सेक्शन 21 है। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर सेक्शन 22, वेरी सिंपल, द आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड इन सच मैनर एज मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। ये हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं कि सूट फाइल हो चुका है, सूट की प्रोसीडिंग जारी है, उस दौरान पार्टीज आपस में ये डिसाइड करते हैं कि नहीं हमारा मामला आर्बिट्रेशन के लिए भेज दिया जाए, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद आर्बिट्रेटर्स मुकर्रर होंगे, वो पार्टीज मुकर्रर करती हैं, अगर वो एग्री हो जाएं, अगर नहीं होती तो देन कोर्ट मुकर्रर करती है। ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, कोर्ट क्या करती है, सेक्शन 23 में ऑर्डर करती है, द कोर्ट शैल बाय ऑर्डर, कोर्ट अपने ऑर्डर के जरिए रेफर टू द आर्बिट्रेटर द मैटर इन डिफरेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन, वो मैटर जिसमें पार्टीज के दरमियान डिफरेंस है और उस पे वो कोई रिक्वायर्ड टू बी डिटरमिन कोई डिसीजन चाहते हैं, फिर क्या करेगी, शेल इन ऑर्डर स्पेसिफाई सच टाइम एज इट थिंक्स रीजनेबल फॉर मेकिंग द अवार्ड,
कोर्ट ऑर्डर के अंदर टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफाई करेगी, जो मुनासिब वक्त, जो रीजनेबल टाइम है कि इतने टाइम के अंदर अंदर इस मैटर पे अवार्ड सुनाया जाएगा। वेयर अ मैटर इज रेफर टू आर्बिट्रेशन, यहाँ जब ये मैटर आर्बिट्रेशन को रेफर होता है, द कोर्ट शेल नॉट सेव इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट डील विद सच मैटर इन दिस सूट। कोर्ट फिर उस मैटर में फर्दर डील नहीं करती, उस प्रोवाइडेड दैट के कोर्ट को जहां पे मॉडिफाई करने का सेक्शन हमने पीछे पढ़े हैं 13-14 में, मॉडिफाई या रिमिट करने का, या सेट असाइड सेक्शन 30 में हमने पढ़ा है, जो जो जहां जहां कोर्ट को एम्पावर किया गया कि वो अवार्ड में इंटरफेयर कर सकती है, उससे हट के कोर्ट उस सूट का जो मैटर उन्होंने आर्बिट्रेशन में रेफर कर दिया उसके साथ डील नहीं करेगी। सेक्शन 24 है रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन बाय सम ऑफ द पार्टीज। उन पर तो यह है कि तमाम पार्टीज ने मैटर भिजवा दिया, यहाँ पे कुछ वेयर सम only of the parties to the suit apply to have the matters in difference between them refer to arbitration in accordance with and the manner provided in section 21. The court may, if it thinks fit, so refer such matters to the arbitration, provided that same can be separated from the rest of subject matter of the suit in the manner provided in this section. सूट चल रहा है कोर्ट में, उसमें से कुछ पार्टीज में से कुछ लोग जो हैं वो सूट की जो पार्टीज हैं उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कि उनका मैटर, एप्लीकेशन देते हैं कि उनका मैटर जिसमें उनका डिफरेंस है वो आर्बिट्रेशन के लिए रेफर किया जाए, ऐसी ही जैसे हम सेक्शन 21 में ऊपर पढ़ा है। कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट को अगर ये मुनासिब लगेगा, कोर्ट अगर ये मुनासिब समझेगी, वो मैटर आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर देगी, लेकिन बशर्ते कि उस मैटर को बाकी सब्जेक्ट मैटर से सेपरेट किया जा सकता हो और सेपरेट करके उस पर अवार्ड सुनाया जा सकता हो, तो देन कोर्ट क्या करेगी, वो मैटर रेफर कर देगी। और ये इसकी मतलब कंडीशन है कि उस मैटर को बाकी सब्जेक्ट मैटर से हम सेपरेट कर सकते हो। और इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, बट द सूट शैल कंटिन्यू सो फार एज इट रिलेट्स टू द पार्टीज हु हैव नॉट जॉइन्ड इन द सेड एप्लीकेशन। और बाकी लोगों की हद तक जिन्होंने आर्बिट्रेशन जॉइन करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दी, उनकी हद तक सूट चलता रहेगा। एंड टू मैटर्स नॉट कंटेन्ड इन द सेड डिफरेंस एज इफ नो सच एप्लीकेशन हैज बीन मेड। एक सूट है उसमें से काफी सारे इश्यूज फ्रेम हुए हैं, उसमें से 2-3 इश्यूज के लिए कुछ पार्टियां कह देती हैं कि आर्बिट्रेशन को भेज दी जाए। अगर वो सेपरेटेबल है तो फिर तो भेज दिया जाएगा, नहीं है तो फिर नहीं भेजा जाएगा। बाकी जो सूट है वो ऐसे ही पार्टीज के दरमियान चलता रहेगा, जैसे कि कोई मतलब आर्बिट्रेशन के लिए उन्होंने आर्बिट्रेशन के सामने अवार्ड के लिए कोई इशू भेजा ही नहीं है। And an award made in pursuance of such reference shall be binding only on the parties who have joined the application। और वो अवार्ड जो उन्होंने भिजवा दिया, जिन लोगों ने भिजवा दिया, वो सिर्फ उन्हीं लोगों पे बाइंडिंग फोर्स होगी उसकी जिन लोगों ने वो एप्लीकेशन दे दी थी। 4 पार्टीज हैं सूट के अंदर, 2 कहती हैं कि मैटर भेज दिया जाए और वो इश्यूज जो हैं बाकियों से सेपरेट भी हो सकते हैं, तो फिर कोर्ट भेज देगी, लेकिन उसकी अवार्ड जब आर्बिट्रेटर सुनाएंगे वो सिर्फ उन 2 के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकियों पे उसकी कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं होगी। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये ऐसी सिचुएशन इम्पॉसिबल ही होती है कि एक सूट है उसमें डिफरेंट पार्टीज हैं, फिर डिफरेंट इश्यूज हैं, और इन इश्यूज को सेपरेट किया जाए तो सब्जेक्ट मैटर इस तरह होता नहीं है। एनीहाउ उन्होंने एक ये इसमें क्लास डाली हुई है, एक सेक्शन बनाया हुआ है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो भी मैटर रेफर किया जा सकता है। आज का हमारा लास्ट सेक्शन है प्रोविजंस एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेटर्स अंडर दिस चैप्टर। The provisions of other chapters shall, so far as they can be made applicable, apply to the arbitrators under this chapter। ये जो हमने ऊपर प्रोविजंस पढ़ी हैं इस चैप्टर की, इस पर भी एक्ट की प्रोविजन है, सेक्शन हैं वो सारे इस पे लागू होंगे। Provided that the court may in any of the circumstances mentioned in section 8, 10, 11 and 12, instead of filling up the vacancies or making the amendments, make an order superseding the arbitration and proceed with the suit, and where the court makes an order superseding the arbitration under section 19, it shall proceed with the suit। हाँ, इन्होंने क्या किया कि इस जो चैप्टर हमने 4 पढ़ा है, इस सिचुएशन में इस एक्ट की सारी प्रोसीडिंग्स सारे एक्शंस की क्लाज सेक्शन उस पर लागू होंगे, लेकिन सेक्शन 8, 10, 11 और 12 जिसमें ये कहा जाता है कि न्यू आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया जाए या कोर्ट आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दे, या वैकेंसी कोई क्रिएट हुई है तो उसको रीफिल कर दिया जाए, ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर कोर्ट क्या करेगी, वैकेंसी जो हम पीछे प्रोसीजर पढ़ा था उसमें वैकेंसी फिल नहीं करेगी, बल्कि अपना ऑर्डर करेगी जो ऑर्डर इस आर्बिट्रेशन को सुपरसीड कर जाएगा और फिर कोर्ट उस सूट पे प्रोसीड करेगी।
एंड वेयर द कोर्ट मेक्स एन ऑर्डर सुपरसीडिंग द आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 19, अगर सेक्शन 19 के अंदर कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया है जिसमें आर्बिट्रेशन को सुपरसीड किया, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेट असाइड कर देता है अवार्ड को कोर्ट, या फिर सेक्शन 416 सब सेक्शन 3 के अंदर अगर उसको वाइड करार दे दिया गया तो उसके बाद फिर कोर्ट ही उस मैटर को देखेगी, ना कि उसको कोर्ट वाइड करार दे देगी और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सीज नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि बाकी सारे क्लाजेज, सारे सेक्शंस इस पे लागू होंगे इस चैप्टर पे, हमारे चैप्टर 4 पे, लेकिन जहाँ पे न्यू आर्बिट्रेटर मुकर्रर करना है या आर्बिट्रेटर की वैकेंसी क्रिएट हुई है उसको रीफिल करना है, या कोई आर्बिट्रेटर्स अपना या अंपायर काम नहीं कर रहा उसकी जगह पे नए आर्बिट्रेटर्स लेके आना है, तो उस सूरत में कोर्ट इस चैप्टर में वो लागू नहीं होंगे, अदरवाइज लागू होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।